हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान। इसका लेसन नंबर 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जल संसाधन। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिंचाई के लिए जल की बढ़ती मांग। यानी कि जो हम सिंचाई करते हैं उसके लिए जल की मांग क्या है। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं लेक्चर 1 में, और लेक्चर 2 आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। जो जल है इसका उपयोग मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, स्थान और समय के अनुसार वर्ष में परिवर्तनशीलता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि समय और स्थान के अनुसार हमें क्या करते हैं, जो सिंचाई है खेतों में जो पानी की आवश्यकता है वो समय और स्थान के अनुसार ही हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ हद तक उसकी जो आवश्यकता होती है वो फसल पर भी निर्भर करती है, हमने किस प्रकार की फसल बोई है। ठीक है, देश के बड़े इलाकों में वर्षा की कमी है। ये देश के जितने भी बड़े इलाके हैं वहाँ पे वर्षा की कमी है और सूखा प्रवण है, यानी सूखा है वहाँ पे। देखो बड़े इलाके में इसलिए वो कमी है वर्षा की या पानी की, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ पे जो है हरियाली बिल्कुल नहीं होती, और जो वर्षा का एक बहुत बड़ा कारण होता है वो हरियाली होती है। ठीक है, तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ होगी, जैसे कि आप लोग अमेजोन जंगल वगैरह में देख सकते हैं, वहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है। सदाबहार वन में देख सकते हैं, वहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा घर बने वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से क्या है कि वहाँ का वातावरण उतना अच्छा नहीं हो पाता, और वहाँ पे जब हर जगह घर ही बन चुके हैं तो पानी कहाँ से वाष्पित होता ऊपर जाएगा, है ना। तो वर्षा की मात्रा जो है कम होती है बड़े इलाकों में। ठीक है, दक्कन का पठार और उत्तर पश्चिम भारत सूखाग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। दक्कन का पठार और उत्तर पश्चिम भारत जो है वो सूखाग्रस्त यानी सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में आते हैं। मानसून के मौसम को छोड़कर गर्मी और सर्दियों के मौसम आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्से में, यानी कि जो दक्कन का जो पठार है और उत्तर पश्चिम भारत, ये जो स्थान है, यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है कि सूखाग्रस्त, हमेशा सूखा रहता है। ठीक है, सूखा से पीड़ित रहते हैं। मानसून के मौसम को छोड़कर, जो मानसून की जो मौसम होता है जिसमें शुष्क हवाएं चलती हैं, मानसून मौसम को छोड़कर गर्मी और सर्दी के मौसम में आमतौर पर क्या होता है, देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा या फिर शुष्क होता है। ठीक है, शुष्क मौसम में हमारे कृषि में सिंचाई एक मूलभूत आवश्यकता है। यानी सूखे मौसम में जो सिंचाई है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। यहाँ तक कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे भरपूर वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून में रुकावट या इसकी सफलता के कारण शुष्क अवधि कृषि के लिए प्रतिकूल होती है। कुछ फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है, तब सिंचाई अपरिहार्य यानी अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर जो आवश्यकता जल, कुछ ऐसे फसलें हैं जहाँ पर क्या है कि जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्या है, सिंचाई करना एक अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा गन्ना हो गया, उदाहरण के लिए देख सकते हैं गन्ना है, चावल, जूट आदि के लिए जल की आवश्यकता काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिसे सिंचाई के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अधिकांश उपज देने वाले फसल की किस्म नियमित नमी की आपूर्ति की मांग करती है। यानी जो अधिकांश उपज देने वाली जो फसलें हैं वो क्या करते हैं, नियमित यानी हमेशा नमी की आपूर्ति की मांग करती है, यानी हमेशा नमी मांगती है। ठीक है, जो केवल एक कुशल सिंचाई प्रणाली द्वारा ही संभव हो सकता है। जो क्या है, किसके द्वारा हो सकता है, एक कुशल सिंचाई प्रणाली के द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है, बढ़ते जल संघर्ष, यानी कि जल के प्रति जो संघर्ष बढ़ रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जल की अपरिहार्य यानी कि आवश्यकता, प्राकृतिक और समय और स्थान पर इसके असमान वितरण ने अक्सर अंतर क्षेत्र विवादों को जन्म दिया है। यानी कि जो जल है उसकी अपरिहार्य यानी कि उसकी बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए
स्थान और समय के हिसाब से क्या किया है उसने, लोगों के मन में या फिर क्षेत्र के बीच में विवादों को जन्म दिया है। ठीक है, यानी लोगों के बीच में मन मुटाव का भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय या राज्य क्षेत्र अंतर राज्य या अंतर जिला हो सकते हैं। जो विवाद है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। ये जो विवाद है, ये विवाद कहाँ पर हो सकते हैं, या तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं, या फिर अंतर्राज्य यानी दो राज्यों के बीच में हो सकते हैं, या फिर अंतर जिला यानी दो जिलों के बीच में हो सकते हैं। सजा जल संसाधनों के बंटवारे के मुद्दे बड़े पैमाने पर न केवल क्षेत्र लोगों बल्कि सरकारों को भी प्रभावित करती है। यानी कि जो सजा जो करते हैं, जैसे एक नदी बह रही है, इधर मान लो इधर हमारा दिल्ली है और इधर चलो छोड़ो, इधर दिल्ली है इधर हरियाणा, बीच से कोई नदी जा रही है और ठीक है दोनों जिले से टच हो रही है, तो इसका जल ये भी लेगा और ये भी लेगा, दोनों लेंगे, दिल्ली और हरियाणा दोनों लेंगे। तो उसके जो प्रभाव है, उसकी जो बांटने की जो विधि है, उसमें क्या है, सरकार को लेकर के सरकार के मन में बहुत ही ज़्यादा, सरकार की स्थिति को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि आखिर कितना उसको दर कितना हम ले। ठीक है, कभी उसने ज़्यादा ले लिया, कभी हमने ज़्यादा ले लिया, कभी पानी नहीं है, कभी किसी ने पहले यूज़ कर लिया तो पानी कम पड़ गया, तो बहुत सी चीज़ें को सहारना पड़ता है हमारी सरकार को भी। ठीक है, और मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया था दिल्ली और हरियाणा का, बाकी दिल्ली हरियाणा मुझे पता है शायद नदी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जमुना बहती है फिलहाल तो हरियाणा में। प्रमुख जल संघर्षों में शामिल है, प्रमुख जल संघर्षों में जो शामिल है वो क्या है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच, वंशधारा नदी जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में, 5 नदियां झेलम चिन्बा रावी सतलुज और व्यास के जल का बंटवारा और मध्य पूर्व में जल संघर्ष इथोपिया सूडान मिस्र जॉर्डन सीरिया आदि जैसे मध्य पूर्व के देशों के बीच 3 नदियों के बंटवारे के लिए विवाद है। यानी ये सभी जो पानी को लेकर के जो विवाद है, ये सभी यहाँ पे बताए गए हैं कि किस नदी को लेकर के किस राज्य से किस जिले से विवाद है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बाढ़ और सूखा। क्या बाढ़ और सूखा, देखो यहाँ पे 2 है। बाढ़ होता है यानी अत्यधिक मात्रा में पानी हो जाना, अत्यधिक वर्षा हो जाना, पूरा डूब जाना बाढ़। और सूखा यानी कहीं पर बाढ़ आ रहा है और कहीं पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे धरती क्या है, सूखे से फट रही है, लोग मर रहे हैं, जानवर वगैरह तड़प तड़प के मर रहे हैं, वहाँ पे सूखा आ गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जैसे देश बाढ़ और सूखे जैसी जल संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। भारत और बांग्लादेश में क्या है, अक्सर आपने देखा होगा बांग्लादेश में बाढ़ वगैरह आती रहती है। ठीक है, इन समस्याओं से ग्रस्त है भारत और बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ वर्षा मुख्य रूप से मानसून के मौसम तक ही सीमित है। यहाँ पर क्या है, जो वर्षा है मानसून के मौसम तक ही सीमित है। मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा अक्सर बाढ़ का कारण बनती है। यानी कि मानसून जो है, मानसून के मौसम के दौरान, यानी देखो सूखा है मान लो सूखा है, सूखे के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई तो ज़मीन क्या है, ज़मीन एकदम टाइट थी, सूख चुकी थी मानसून की वजह से, और एकदम से जो वर्षा हुई तो पानी क्या है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण, भारी वर्षा होने के कारण क्या होती है, वो पानी बहना शुरू हो जाता है और बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, खासकर निचले इलाकों में लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप नदियों और झीलों में बाढ़ आ जाती है। यानी जो निचले इलाके में बसे हुए हैं वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ जाती है। यानी जो निचले बचे हुए, जैसे कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र बसे हुए हैं जहाँ पे यहाँ नदी बह रही है और इधर लोग निवास करते हैं, तो जब इसके पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इन घरों को डूबना होगा, तो उनके लिए वो बाढ़ है। ठीक है, मानव जनित गतिविधियां बाढ़ जैसी स्थिति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। मानव जनित जो गतिविधियां यानी मानव द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है, जो बाढ़ आ रही है, मानव जनित गतिविधियां बाढ़ जैसी स्थिति के लिए ही प्रमुख जिम्मेदार है। और हर साल भर में एक या दूसरे राज्य में गंभीर बाढ़ का अनुभव होता है। हर एक दूसरे साल में क्या है, एक दूसरे राज्य में या देश में क्या है, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सूखा जल संसाधनों से जुड़ी एक और समस्या है। जब भी वार्षिक वर्षा सामान्य से कम और वार्षिक वर्षीकरण से कम होती है, इस स्थिति को सूखा कहा जाता है। यानी एक वर्ष में जितनी वर्षा होनी चाहिए जब उससे कम होगी तो उसको सूखा कहा जाएगा। विश्व स्तर पर लगभग 80 देश अक्सर सूखे का अनुभव करते हैं। विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से 80 देश ऐसे हैं जो सूखे का अनुभव
करते हैं या सूखे से ग्रस्त है। मानव जनित गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, अतिचरण और खनन आदि से मरुस्थलीकरण होता है। अधिक क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मानव के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है, वनों की बहुत मात्रा में कटाई की जाती है, और अतिचरण, जो लोग पशु पालते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पशुओं को चरा देते हैं, जिस वजह से क्या है कि अतिचरण भी होता है। और खनन मान लो कहीं से हमने कोयला वगैरह निकाल रहे हैं, वहाँ पे खनन किया और उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं हमारे सूखे के। ठीक है, सूखा और बाढ़ का समझ में आ गया। अब आता है सतत जल प्रबंधन। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। सतत विकास के लिए मीठे जल की घटती उपलब्धता और लगातार बढ़ती मांग के कारण प्रभावी ढंग से ताजे जल का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। यानी कि सतत जल विकास, यानी सतत यानी होता है, हम पहले कहते हैं सतत मतलब आने वाले टाइम के लिए भी तैयार करना किसी चीज को, है ना। तो मीठे जल की घटती उपलब्धता, जो मीठा जल है भूजल में हमारे जो पीने योग्य पानी है, उसकी उपलब्धता क्या है, कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज करती जा रही है। दिन प्रतिदिन क्या है, पानी की जो मात्रा है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि लोगों को जो पानी की जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी को पूरा करने के लिए ताजे जल का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत को, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, भारत को अलवणीकरण की उच्च लागत के कारण समुद्री जल के उपयोग को कम से कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यानी भारत को अलवणीकरण की उच्च लागत के कारण जो समुद्र में जो जल उपस्थित है, जो लवणीकरण जो जल है, ठीक है, उसमें क्या लवणीय जल है, और भारत क्या कर रहा है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम नदी तो समुद्र का जो लवणीय जल है उसको भी प्यूरिफाइड करके अपने पीने योग्य या मनुष्य के उपयोग यूज के लायक बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी में बताया गया कम से कम कदम उठाएं। जल प्रदूषण के रोकथाम। अब हम देखने वाले कि जल में जो प्रदूषण होता है, जैसे हम लोग कचरा फेंक देते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर देते हैं, तो जल प्रदूषण के रोकथाम क्या है उसको देख लेते हैं। जल की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आ रही है। जल की गुणवत्ता में क्या है, तेजी से गिरावट आ रही है, और इसकी मात्रा कम हो रही है, और इसकी मात्रा क्या है, कम हो रही है। जबकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी हिस्से में नदियों में बेहतर गुणवत्ता होती है। यानी कि जो जल है, जल की गुणवत्ता क्या है, तेजी से गिरती जा रही है, घटती जा रही है, इसकी मात्रा भी कम होती जा रही है, जल की मात्रा भी कम होती जा रही है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र की तुलना में, जो हमारे मैदानी जो सपाट होते हैं, जहाँ पे नदी पानी फ्लोट में रहता है, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में नदियों में जो पानी है उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर है मैदानी क्षेत्र के मुकाबले। ठीक है, अब देखो, नालियों के माध्यम से ठोस तरल कचरा, उर्वरकों, कीटनाशकों और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। यानी हम मनुष्य जो है, हम लोग क्या करें, नालियों को कहाँ बहा रहे हैं, किसी नदी में ही तो बहा है, किसी सागर में तो बहा रहे हैं। जो गटर का पानी जाता है वो कहाँ जाता है, वो हमारे नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है। क्या होता है, जो गंदा पानी जा रहा है वो और भी पानी को गंदा कर रहा है। ठीक है, दिल्ली और इटावा के बीच यमुना, अहमदाबाद में सरस्वती, लखनऊ में गोमती, मथुरा में बेगई और हैदराबाद की मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा आदि सबसे प्रदूषित नदियों में गिने जाते हैं, या नदियों में से एक है। समझ में आया। दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी पड़ती है, और भी सरस्वती, साबरमती, लखनऊ, गोमती, मदुरै, बेगई, हैदराबाद, मूसी और कानपुर, वाराणसी, ये सभी जो नदियां हैं, इन सभी नदियों को सबसे प्रदूषित नदियों में गिना जाता है, या फिर नाम इनका दर्ज किया गया है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सतत जल उपयोग। यानी कि हम जल को सावधानी पूर्वक किस तरीके से यूज करें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या भविष्य के लिए हम जल को किस तरीके से बचाकर उसका उपयोग करें। ठीक है, सतत जल उपयोग से अभिप्राय जल के ऐसे उद्योग से है जो जल चक्र की अखंडता को कम किए बिना आगे भविष्य में भी मानव समाज को रहने और फलने फूलने के लिए जल सुरक्षित
रहे। यानी कि जो हमारा जो सतत जल विकास है, सतत जल उपयोग की अभिप्रेयता यह है कि जो भी हम जल का उपयोग कर रहे हैं, जल चक्र की अखंडता को इस तरीके से हमें कायम करके रखना है कि भविष्य में जो भी मानव समाज आएगा वो भी रह सके, अपना जीवन यापन कर सके, और जिस तरीके से हम रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उसी तरीके से वो भी उन्नति विकास कर सके। ठीक है। उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एक अच्छा विकल्प है। यानी कि जो उद्योग है, उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए जो अपशिष्ट जल है, यानी जो खराब हो चुका है जल, जैसे कि मान लो नदियों में हम लोग टरबाइन्स लगाते हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। जो टरबाइन में एक बार पानी यूज हो जाता है तो उससे दोबारा बिजली नहीं बन पाती, क्योंकि उसमें वो पावर नहीं रह पाती है। तो उस पानी को ही हम किसी उद्योग में क्यों नहीं लगा ले, है कि नहीं है। जहां पर हमें पानी की आवश्यकता होती है तो उस पानी को ही हम किसी उद्योग में यूज कर सकते हैं। ठीक है। पुनः उपयोग एक अच्छा विकल्प है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में घरेलू नालों के जल का उपयोग भगने के लिए किया जा सकता है। वाहनों की धुलाई में उपयोग होने वाले जल का उपयोग बागवानी में भी किया जा सकता है। यानी जो भी हम पानी जिस जल से हम लोग वाहन को धो रहे हैं, तो उसको रोड पे ना धो करके अगर हम गार्डन में धोए तो क्या है, गाड़ी भी धुल जाएगी और जो पानी है वो पौधों में भी चला जाएगा। ठीक है, बागवानी भी हो जाएगी। इससे पीने के उद्देश्य के लिए जल की बेहतर गुणवत्ता का संरक्षण होगा। इससे जो हमारे जो पीने योग्य जो पानी है उसका भी संरक्षण होगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है। अब वाटरशेड प्रबंधन का अर्थ सतही और भूजल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन से है। ठीक है। वाटरशेड का जो अर्थ है वो क्या है, सतही यानी जो सतह पे जल बह रहा है, और जो जमीन के नीचे जो भूजल है उन संसाधनों का संरक्षण और कुशल प्रबंधन करना है। ठीक है। इसमें भूजल पूर्ण भरण के लिए भूजल का भंडारण और रोकथाम के लिए विभिन्न तरीके जैसे पूर्ण भरण, खूब टैंक और चेक डैम आदि शामिल है। वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और समाज में उनकी मांग के बीच संतुलन बनाए रखना है। यानी वाटरशेड का जो प्रबंध करना है वो क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन को बचाना। ठीक है। और समाज में जो भी उसकी मांग है उसको संतुलित करना, उसको बचाना, उसकी आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे वाटरशेड के संतुलन बनाए रखना। वाटरशेड विकास की उपलब्धियां मुख्यतः स्थानीय समुदाय के भागीदारी पर भी निर्भर करता है। यानी वाटर को यानी पानी को बचाना जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अब सरकार का क्या है, वो एक नियम बना सकती है, मानना ना मानना जनता के हाथ में है या हित में है। ठीक है। वर्षा जल संचय, यानी जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, उसके जल को संचय करना। ठीक है। उसके जल को क्या करना, संचय करना। वर्षा जल संचय का उपयोग वर्षा के जल के एकत्रित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जो वर्षा का जो जल है उसको संचय का उपयोग करने के लिए या एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक खड्डा खोदो और देखो जैसे कि हमारे छत का पानी आता है, ठीक है, या गली का पानी आता है, तो हमें एक गड्ढा खोदना चाहिए ताकि वर्षा का जितना भी जल है वो सभी किस में चले जाए, उस गड्ढे में चले जाए, धीरे धीरे जमीन में रिसाव हो जाए, जिस वजह से कि हमारा जो भूजल है उसको भी एक तरह देखा जाए रिचार्ज करने में भी मददगार होगा, यानी उसको पुनः पूरित करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होगा या सहायक होगा। यह एक पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती तकनीक है। यह पर्यावरण के अनुकूल यानी अच्छी और एक बहुत सस्ती कह सकते सस्ती तकनीक है अपना योगदान देना, क्योंकि जल के संचय के लिए वर्षा के जल को भंडारण टैंक या बोरवेल या गड्ढों या कुओं में संरक्षित किया जा सकता है या की जा सकती है। यानी वर्षा का यानी जो बारिश का जो पानी है उसको हम कहीं भी संचय कर सकते हैं, गड्ढे में भी कर सकते हैं, कुएं में भी कर सकते हैं, और जो बोरवेल जो खराब हो जाते हैं उनमें भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बांध और जल संरक्षण में इसकी भूमिका। बांधों के निर्माण द्वारा जल संरक्षण को सिंचाई के लिए जल प्रबंधन का एक कुशल घटक माना जाता है। बांधों के निर्माण द्वारा यानी बांधों का निर्माण करके जल को संरक्षण करना, यानी जल को संग्रह करना या बचाना या संचय करना या फिर इकट्ठा करना, हमारी लोकल लैंग्वेज में जमा करना। ठीक है। सिंचाई के लिए जल प्रबंधन का एक कुशल घटक है। यानी बांधों में जैसे नदी बह रही है, ठीक है, कोई नदी बह रही है, हमने साइड से बांध बना दिया और इसमें से पानी लेकर के हमने क्या किया, खेतों में
सिंचाई कर दिया, तो इससे क्या होगा कि वो हमारी खेतों में भी काम हो गया और जमीन में भी पानी चला गया। ठीक है, जमीन में भी पानी यूज हो गया। भारत में सिंचाई के लिए जल की उच्च स्तर की मांग को विभिन्न ऊंचाइयों के बांधों के निर्माण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भारत में सिंचाई के लिए जो जल की उच्च स्तर जो है उसकी मांग को पूरा करने के लिए क्या है कि ये इन बांधों के निर्माण से ही प्राप्त किया जा सकता है, उनकी मांग को पूरा करने के लिए। ठीक है, बांध पहले से ही कई नदी घाटी परियोजनाओं जैसे सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी घाटी में, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना आदि के तहत किए जा चुके हैं। इन सभी बांधों के द्वारा ही अपना ये किया जा चुका है, इसको परियोजना को लागू किया गया है, जहाँ से सिंचाई के लिए पानी को यूज कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि देखो सिंचाई जब हम कर रहे हैं, जैसे हमें नदी से हमने पानी लिया, ठीक है, उसको डाला हमने खेत में, तो खेत में जो हमारी फसल है, ठीक है, फसल का भी काम हो गया और पानी कहाँ, जमीन में सूख जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारे भूजल जो हमारे पीने योग्य जो पानी है उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और उसमें हमारा एक योगदान रहेगा, मददगार रहेगा। ठीक है, बांध परियोजनाओं के लाभ हम देखने वाले कि जो बांध बनाए, बांध परियोजनाओं के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन, हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन लगा के विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, यानी कि हम सिंचाई कर सकते हैं और बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। औद्योगिक और नगर पालिका जल आपूर्ति, औद्योगिक और नगर पालिका की जल आपूर्ति, यानी जो उद्योग में जो हमें पानी चाहिए, जो हम उद्योग करेंगे उसमें जो हमें पानी चाहिए उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। और जो नगरों में जो हमें पानी चाहिए, जैसे आपने देखा था, हमने पढ़ा है कि नगरों में भी पानी की हमें बहुत सी आवश्यकताएं होती है। नहाने के लिए भी आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे नदी तालाब बनाए जाते हैं और लोग उनमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका का भी जल आपूर्ति की जा सकती है। और मछली पालन के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, मछली पालन करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और नौका परिवहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम नौका भी जा सकते हैं। ठीक है, बांध परियोजनाओं से हानि, अब हम देख लेते हैं कि इससे हानि भी होती है। जरूरी नहीं कि हर चीज का एडवांटेज ही हमें मिले, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, देखो नदियों के प्राकृतिक बहाव में बांध बढ़ती है, क्या होती है, जो नदियों के जो प्राकृतिक बहाव है, ठीक है, उसमें क्या है, बांध जो उसकी बांध है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि बांध जो है धीरे धीरे जो पानी बह रहा है, ठीक है, मैंने पहले बांध यहाँ बनाया, धीरे धीरे क्या करेगी, पानी जब बहेगी तो बांध को काटेगी और फिर मुझे उसको दोबारा मोटा करने के लिए मैं दोबारा करूंगा तो फिर यहाँ की दोबारा ये मिट्टी घेर लेगी, है ना। तो इस तरीके से बांध बढ़ती चली जाती है। उपजाऊ मिट्टी बांध में चली जाती है, जो भी अब यहाँ पे देखो, यहाँ किसी का खेत होगा तो वो बांध के नीचे दब गया, तो वो उपजाऊ मिट्टी क्या है, बांध में दब गई। बांधों के कारण वहां के स्थायी निवासियों की आजीविका छीन जाती है। मान लो पहले एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखो, मान लो जैसे यहाँ पे कई सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नदी बह रही है और लोग यहाँ रह रहे हैं, मुझे बांध बनाना है, तो इस हिस्से में जितने भी घर हैं इन सभी घरों को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ बांध बनाना है। ठीक है, हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी आजीविका का नुकसान हुआ। ठीक है, उनकी आजीविका छीन गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं आगे। निचले इलाकों में जल का असमान वितरण, यानी जो भी निचले इलाके हैं, यानी जो नदी के पास है उनको तो जल आसानी से मिल जाता है, बाकी दूर दराज लोगों को नहीं मिल पाता है। जल स्रोत के करीब रहने वाले लोग ऐसी फ्लोगेंट हैं जिनकी भारी सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि जल स्रोत के करीब रहने वाले लोग जो होते हैं उनको फसलें हैं उसको क्या है, भारी सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कई ऐसी फसलें जिन्हें भारी सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन अब बगल में ही नदी है तो पानी क्या होता है, पानी का रिसाव होता है, जिस वजह से फसलें जो है मर भी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, बांध से अचानक या गलती से जल छोड़ जाने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। मान लो कोई बांध है, ठीक है, मान लो ये नदी बह रही है और ये मैंने बांध बना रखा है, गलती से किसी तरह बांध यहाँ से खुल गया, हमने ध्यान नहीं दिया और सारा पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। तो एक बाढ़ जैसा स्थिति जो वो पैदा हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ी, जब यहाँ के जितने बांध बनेगा, देखें मान लो कोई नदी है, ठीक है, ये नदी बह रही है,
ये नदी बह रही है, मैंने यहाँ बांध बनाया, इस हिस्से में जितने भी पेड़ पौधे आए उन सभी पेड़ पौधों को मैंने काट दिया। इससे क्या हुआ, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसकी भी गड़बड़ी हुई, उसको भी हानि हुई। आज़ादी के बाद से अब तक 700 से ज़्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। यानी जब से 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक में 700 से ज़्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। अगर यही कार्यक्रम चलता रहा तो देश में ज़्यादा शायद ही कोई मुक्त बहने वाली नदी बचेगी। अगर यही ऐसी ही प्रकृति, ऐसी ही गतिविधि चलती रही, ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो शायद ही कोई ऐसी नदी बच जाएगी जो कि स्वतंत्र रूप से बहेगी। सभी नदी क्या है, बांध के माध्यम से हम नदी का रुख कहीं भी मोड़ के ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दो। तो आज का जो चैप्टर है हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर जो था आज, ये था हमारा 6। ठीक है, लेसन नंबर 6 था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।